हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 5। पाठ का नाम है विश्व मानव अधिवास। विश्व मानव अधिवास के अधिवास को हिंदी में बस्ती कहते हैं और अंग्रेजी में इसको सेटलमेंट कहते हैं। सेटलमेंट। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि आपसे परिभाषा पूछी जा सकती है कि अधिवास क्या होता है या किसे कहते हैं। तो हम सबसे पहले परिभाषा देखेंगे, मानव बस्ती किसे कहते हैं। मानव बस्ती किसे कहते हैं। तो आप बताएंगे, किसी भी आकार व प्रकार के घरों का समूह। किसी भी आकार व प्रकार के घरों का समूह जिसमें मनुष्य निवास करता है, इसे मानव बस्ती कहते हैं। किसी भी आकार व प्रकार के घरों का समूह। किसी भी आकार व प्रकार के घरों का किसी भी आकार व प्रकार के घरों का समूह जिसमें मनुष्य निवास करता है। इसे मानव बस्ती कहते हैं। इसे मानव बस्ती कहते हैं। किसी भी आकार व प्रकार के घरों का समूह जिसमें मनुष्य निवास करता है, उसे मानव बस्ती कहते हैं। किसी भी आकार व प्रकार के घरों का समूह जिसमें मनुष्य निवास करता है, इसे मानव बस्ती कहते हैं। ये तो हो गई मानव बस्ती की परिभाषा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि बस्तियों का उपयोग मनुष्य किन कार्यों के लिए करता है। बस्तियों का उपयोग मनुष्य किन कार्यों के लिए करता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि बस्तियों का उपयोग मनुष्य किन कार्यों के लिए करता है। तो इसका उत्तर आप लोग बताएंगे कि मनुष्य बस्तियों का उपयोग किन कार्यों के लिए करता है। अपने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, अपने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, अपने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यों को पूरा आपसे प्रश्न पूछिए कि बस्तियों का उपयोग मनुष्य किन कार्यों के लिए करता है। तो आप बताएंगे, मनुष्य बस्तियों का उपयोग अपने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व धार्मिक कार्य को पूरा करने के लिए बस्तियों का उपयोग करता है। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मानव बस्ती किसे कहते हैं। बताइए, किसी भी आकार व प्रकार के घरों का समूह जिसमें मनुष्य निवास करता है, उसे मानव बस्ती कहते हैं। फिर आपसे अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि बस्तियों का उपयोग मनुष्य किन कार्यों के लिए बस्तियों का उपयोग करता है। तो आप बताएंगे, मनुष्य बस्तियों का उपयोग अपने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यों को पूरा करने के लिए मनुष्य बस्तियों का उपयोग करता है या मकानों का उपयोग करता है, इनमें रहता है।
इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि मानव निवास की मूलभूत इकाई क्या है। मानव निवास की मूलभूत इकाई क्या है? तो आप बताएंगे कि मानव निवास की मूलभूत इकाई मकान होती है या मकान होता है। मानव निवास की मूलभूत इकाई क्या है? तो आप उसका उत्तर बताएंगे कि मानव निवास की मूलभूत इकाई मकान है। इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोफेसर विडाल डी ला ब्लास के अनुसार मानव बस्ती की परिभाषा बताइए। इसके अनुसार आप मानव बस्ती की परिभाषा बताएंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछिए कि प्रोफेसर विडाल डी ला ब्लास के अनुसार मानव बस्ती की परिभाषा बताइए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोफेसर विडाल डी ला ब्लास के अनुसार मानव बस्ती की परिभाषा बताइए। तो आप इसमें बताएंगे कि मानव द्वारा स्वयं के आवास एवं अपनी संपत्ति को रखने के लिए, मानव के द्वारा स्वयं के आवास एवं अपनी संपत्ति को रखने के लिए निर्मित संरचना को मानव बस्ती कहते हैं। प्रोफेसर विडाल डी ला ब्लास के अनुसार मानव द्वारा स्वयं के आवास एवं अपनी संपत्ति को रखने के लिए निर्मित संरचना को क्या कहते हैं? मानव बस्ती कहते हैं। यह होगी प्रोफेसर विडाल डी ला ब्लास के अनुसार। इसके बाद में आपसे अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि मानव अधिवासों की उत्पत्ति के बारे में बताइए। मानव अधिवासों की उत्पत्ति के बारे में बताइए। या इसकी जगह आपसे दूसरा प्रश्न और पूछा जा सकता है कि मानव बस्तियों का या अधिवासों का उत्पन्न होना एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है, इसको समझाइए। लंबी प्रक्रिया का परिणाम है, इसको समझाइए। आपसे पूछा जा सकता है कि मानव बस्तियों का उत्पन्न होना एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है, इसको समझाइए। तो इसके उत्तर के बारे में आप लोग बताएंगे। तो आपसे अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि मानव अधिवासों की उत्पत्ति के बारे में बताइए। मानव अधिवासों की उत्पत्ति के बारे में बताइए। या मानव अधिवासों का उत्पन्न होना एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। इसकी जगह आपसे दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि मानव अधिवासों का उत्पन्न होना एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है, इसको समझिए। जब दोनों प्रश्न आ जाए तो इन दोनों प्रश्नों का आपको ये एक ही उत्तर बताना है कि मानव अधिवासों का मुख्य रूप से उपयोग, मानव अधिवासों का या मानव बस्तियों का मुख्य रूप से उपयोग मनुष्य के निवास के लिए होता है। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप बताएंगे कि मानव अधिवासों की उत्पत्ति के बारे में बताएंगे। तो आप बताएंगे कि मानव अधिवासों का उपयोग मुख्य रूप से मनुष्य के निवास के लिए होता है। मनुष्य के निवास के लिए होता है। तथा इसी में बताएंगे मनुष्य अपने जीवन की विकास की यात्रा में जैसे जैसे आगे बढ़ा, मनुष्य ने एकत्रीकरण व एकत्रीकरण का मतलब होता है मनुष्य अपना पेट भरने के लिए जंगलों से कंदमूल, फल, जड़ी बूटियां, ये सब क्या है? एकत्रित करता है। उसको बोलते हैं एकत्रीकरण। खाद्य वस्तुएं हैं उनको इकट्ठा करना, वो एकत्रीकरण होता है। और आखेड़ शिकार करना। जब मनुष्य कार्य करने लगा और ये कार्य करते हुए अपने जीवन की अवस्था में आगे बढ़ा और आगे बढ़कर खेती करने लगा, तो मनुष्य खेती करने के लिए मनुष्य को एक जगह पे स्थायी रूप से रहना पड़ा। और एक जगह रहने के कारण मनुष्य ने धीरे धीरे अधिवासों का या मकानों का या बस्तियों का निर्माण शुरू किया। तो आज से बहुत समय पहले मनुष्य ने इस प्रकार के मकान बनाना शुरू कर दिए थे।
जो अधिवास या बस्ती होते हैं वो स्थायी भी हो सकते हैं मकान और अस्थायी भी हो सकते हैं। तो इसके बारे में आप बताएंगे कि अधिवासों का मुख्य रूप से उपयोग मनुष्य अपने निवास के लिए करता है और मनुष्य अपने जीवन की विकास यात्रा में एकत्रीकरण हुआ आखिर करके जब आगे बढ़ा और मनुष्य जब खेती करने लगा तो खेती करने के लिए मनुष्य को एक स्थान पर स्थायी रूप से रुकना पड़ा तथा एक स्थान पर रुका तब मनुष्य ने फिर बस्तियों के बारे में सोचा और मनुष्य ने स्थायी व अस्थायी बस्तियों का निर्माण शुरू किया। आज से बहुत समय पहले फिर मनुष्य को धीरे धीरे आवासों की आवश्यकता महसूस होने लगी तो मनुष्य ने आवास बनाना शुरू किया। बहुत सी सभ्यताओं के अंदर आज से 5000 वर्ष पूर्व मिस्र की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, इन सब के अंदर कई प्रकार के मकानों के पुराने अवशेष देखने को मिल सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, मानव निवास के आधार पर बस्तियों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? मानव निवास के आधार पर बस्तियों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? मानव निवास के आधार पर बस्तियों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इसका उत्तर बताएंगे, मानव निवास के आधार पर बस्तियों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, अस्थायी बस्तियां और स्थायी बस्तियां। अस्थायी बस्तियां और स्थायी बस्तियां। अस्थायी बस्तियां और स्थायी बस्तियां कि मानव निवास के आधार बस्तियों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? आप बताएंगे इनको 2 भागों में बांटा जा सकता है, अस्थायी बस्तियां और स्थायी बस्तियां। फिर आपसे अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि अस्थायी बस्तियों को विस्तार से समझिए। अस्थायी बस्तियों को विस्तार से समझिए कि मनुष्य को अस्थायी बस्तियों की क्यों आवश्यकता पड़ी और मनुष्य को स्थायी बस्तियों की आवश्यकता कब पड़ी, इनके बारे में आप बताएंगे। तो आपसे अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि अस्थायी अधिवासों या अस्थायी बस्तियों के बारे में समझाइए। तो आप बताएंगे कि प्राचीन काल से मनुष्य शिकार करने के लिए, प्राचीन काल में मनुष्य शिकार करने के लिए अस्थायी अधिवासों का निर्माण करता था। मौसम की मार से बचने के लिए, जैसे सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, तो मौसम की मार से बचने के लिए, पशुओं को चराने के लिए एवं स्वयं की सुरक्षा के लिए मनुष्य अस्थायी बस्तियों का निर्माण करता था। स्थानांतरण कृषि के लिए अस्थायी बस्तियों का निर्माण किया जाता था। और आज के अत्याधुनिक समय में भी कई जनजातियों द्वारा अलग अलग कार्यों के लिए आज भी अस्थायी बस्तियों का निर्माण किया जाता है, जिनमें एशिया के स्टेपी मैदानों में किर्गिज जनजाति द्वारा पशुओं को चराने के लिए आज भी अस्थायी बस्तियों का निर्माण किया जाता है। एस्किमो जनजाति के लोगों द्वारा मौसम की मार से बचने के लिए अस्थायी बस्तियों का निर्माण किया जाता है। बुशमैन जनजाति के लोगों द्वारा शिकार करने के लिए अस्थायी बस्तियों का निर्माण किया जाता है।
तो ये हो गया अस्थायी बस्तियों के बारे में आपसे पूछे कि अस्थायी बस्तियों के बारे में बताइए कि अस्थायी बस्तियां क्या होती है, इनको समझाइए। तो आप बताइए प्राचीन काल में मनुष्य शिकार करने के लिए, मौसम की मार से बचने के लिए और पशुओं को चराने के लिए, अपनी स्वयं की सुरक्षा करने के लिए, स्थानांतरण कृषि करने के लिए मनुष्य अस्थायी बस्तियों का निर्माण करता था। और आज के अत्याधुनिक समय में भी कई जनजातियों द्वारा अपना जीवन यापन करने के लिए या अलग अलग कार्य करने के लिए अस्थायी बस्तियों का निर्माण किया जाता है। जैसे किरगिज जनजाति द्वारा पशुओं को चराने के लिए और एस्किमो जनजाति के लोगों द्वारा मौसम की मार से बचने के लिए और उसमें जनजाति के लोगों द्वारा शिकार करने के लिए अस्थायी बस्तियों का निर्माण किया जाता है। तो इसके बारे में आप लोग बताएंगे। इसके अलावा भी और कई जनजातियां हैं जिन्हें अलग अलग कार्य, पशुओं को चराने के लिए और अन्य कई कारणों के द्वारा वो अस्थायी बस्तियों का निर्माण करते हैं। इसके बाद में आपसे अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान की कौन सी जनजातियों द्वारा, कौन सी जनजातियां आज भी पशु चारण के लिए अस्थायी बस्तियों का निर्माण करती है। राजस्थान की कौन सी जनजातियां आज भी पशु चारण के लिए अस्थायी बस्तियों का निर्माण करती है? तो इसके ऊपर में आप लोग बताएंगे कौन सी जनजाति राजस्थान की, बताएंगे आप लोग रेबारी, गायली, वह बंजारा जनजाति द्वारा, रेबारी, गायली व बंजारा जनजाति द्वारा आज भी पशुचारण के लिए अस्थायी आदिवासियों का निर्माण किया जाता है। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा स्थायी बस्तियों को समझाइए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि स्थायी बस्तियों को समझाइए। स्थायी बस्तियों को समझाइए। तो स्थायी बस्तियों के बारे में आप लोग बताएंगे कि स्थायी कृषि के साथ ही स्थायी कृषि के साथ ही स्थायी बस्तियों का निर्माण शुरू हुआ। स्थायी कृषि के साथ ही स्थायी बस्तियों का निर्माण शुरू हुआ। तो साथ ही बताएंगे कि मानव के विकास के क्रम में, मानव जब समूह में रहने लगा, मानव जब समूह में रहने लगा तो मानव ने स्थायी बस्तियों का निर्माण शुरू किया। इसके साथ साथ ही मनुष्य ने मानव अधिवास, मानव की सभ्यता, व संस्कृति के प्रतीक माने जाते हैं। मानव अधिवास, मानव की सभ्यता व संस्कृति के प्रतीक माने जाते हैं। आपसे इसमें से पूछा जा सकता है कि मानव सभ्यता के प्रतीक किसे माने जाते हैं, या मानव दिवस मानव की सभ्यता व संस्कृति के प्रतीक माने जाते हैं। मानव की सभ्यता व संस्कृति के प्रतीक क्या है? मानव अधिवास मानव की सभ्यता व संस्कृति के प्रतीक माने जाते हैं। तो स्थायी बस्तियों के बारे में आप बताएंगे कि स्थायी कृषि के साथ ही स्थायी बस्तियों का निर्माण शुरू हुआ जब मानव एक साथ समूह में रहने
लगा। साथ साथ इसमें ये बताएंगे आप लोग कि मानव अधिवास मतलब मानव बस्तियां मानव की सभ्यता व संस्कृति के प्रतीक माने जाते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि किसी भी बस्ती का स्थायित्व किन बातों पर निर्भर करता है। ये हम सब आगे की क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।